अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मदिया ज़ैनब। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, जिसको DIC भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हाँ जी, पहले मैं आपको इसके लिटरल मीनिंग्स बताती हूँ। सबसे पहले इसमें डिसेमिनेशन आती है, जिसके मीनिंग्स हैं एक ऐसा एक्शन जिसमें आप स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। क्या क्या स्प्रेड करते हैं? इंफॉर्मेशन या चेंज कंडीशंस। अब सेकेंडली इसमें इंट्रावेस्कुलर आ जाता है। अब इंट्रावेस्कुलर जो है वो नाम से ही शो हो रहा है कि इंट्रा मीन्स अंदर और वेस्कुलर मीन्स वेजल्स के अंदर, वेस्कुलर मीन्स वेजल्स में। अब इंट्रावेस्कुलर का मतलब ये हुआ कि वेजल्स के अंदर। अब हमारे पास थर्ड में आ जाता है कोएगुलेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को सेमी सॉलिड या सॉलिड में चेंज करते हैं। तो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन का मतलब ये हुआ कि इंट्रावेस्कुलर ब्लड को सॉलिड में चेंज करके स्प्रेड करते हैं। अब बाकी इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब ये एक सीरियस डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन हमारे ब्लड कोएगुलेशन को देखते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, मीन्स के अब नॉर्मल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी इंसान को इंजरी हुई है, ज़ख़म हुआ है हाथ में, तो DIC होगा। उसका क्या होगा कि जो भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर जहाँ इंजरी हुई है वहाँ उस ब्लीडिंग को क्लॉट करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि पूरी बॉडी को जहाँ क्लॉटिंग सिस्टम है यानी कि पूरी बॉडी का जो क्लॉटिंग सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है और ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसके अलावा इसका दूसरा ये है कि ब्लड वेसल्स हैं, इनमें क्लॉट बनने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, ब्लड प्रॉपरली जा नहीं पाता। कहाँ जा नहीं पाता? जो भी ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि लंग्स या फिर किडनी है, इन ऑर्गन्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाता क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है। हर छोटी बड़ी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं इस वजह से। तो वाइटल ऑर्गन्स में जब ब्लड की कमी होगी तो वो इफ़ेक्टेड होंगे, इससे पूरे सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसको कंजम्पशन कोएगुलोपैथी भी कहते हैं। इसको ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका कंजम्पशन होने लगता है। जो क्लॉट्स होते हैं वो काम में आने लगते हैं और ये बॉडी के अगेंस्ट भी काम करने लगते हैं। कहीं पर वो वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई में कमी करते हैं, तो कहीं पर ब्लीडिंग होने लग जाती है। क्योंकि जब एक जगह इंजरी होती है साइड पर, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जमा होने लग जाते हैं इस वजह से। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इसमें क्या है, सिस्टमिक एक्टिवेशन हो जाती है, यानी कि जो भी ब्लड वेसल्स हैं बॉडी की, उनमें ब्लड कोएगुलेशन एक्टिव हो जाता है। उससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में फिब्रिन डिपॉजिट होने लग जाता है, और हर ऑर्गन की जो वेसल्स होती हैं उनमें माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बाई बन जाते हैं। और जो मेजर ऑर्गन्स हैं या फिर मल्टीपल ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, इनका डिसफंक्शन हो जाता है। वो फंक्शन नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं ये देखते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शंस, जैसा कि सेप्सिस हुआ है बॉडी में, तो DIC के चांसेस होते हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है स्वेयर फिजिकल ट्रॉमा, जैसा कि ब्रेन इंजरीज और क्रशिंग इंजरीज होती हैं। इसमें भी जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर्स जमा होते हैं, तो फिर पूरी बॉडी में क्या होने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। थर्ड हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, जैसा कि स्वेलिंग वगैरह। उसके बाद सर्जरी आता है और फिर कैंसर। तो इन सब कंडीशंस में हमेशा DIC के चांसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि DIC के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले ब्लड क्लॉट्स जब हो जाएंगे तो इससे पेन होगा, स्वेलिंग होगी और रेडनेस हो जाती है। सेकेंडली लोअर लेग्स में क्या होता है, जैसा कि DVT की कंडीशंस। अब DVT क्या है? DVT मीन्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस। DVT की कंडीशन में क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में, और वहाँ पर पेन, स्वेलिंग और वार्मथ फील होता है।
स्किन को टच करने से। थर्ड आता है लो ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपोटेंशन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है इस वजह से। फोर्थ में आता है इजी ब्रोजिंग। इसमें क्या होता है कि बॉडी का एक पार्ट जब इंजर्ड होता है तो डैमेज कैपिलरीज में से ब्लड जो है वो लीक आउट होता है। इसका जो फिफ्थ सिम्टम है वो क्या है, यूरिन में ब्लड आएगा क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है ज़्यादा, तो इस वजह से यूरिन में ब्लड आता है। नेक्स्ट है हेमाटोमा। अब हेमाटोमा क्या है, ये एक बैड ब्रूज है, यानी कि जब इंजरी होगी तो अंडर द स्किन ब्लड कलेक्ट होगा, पूल बनेगा और वो पूलिंग ब्लड स्किन को स्पॉन्जी, रबरी और लंपी इफेक्ट देगा। इस प्रोसेस को हेमाटोमा कहते हैं। डीआईटी के सिम्टम में हेमाटोमा क्यों होता है, क्योंकि क्लोटिंग हो जाती है। डीआईसी के सिम्टम में इसका जो नेक्स्ट सिम्टम है उसमें क्या होता है, नोज़ में से ब्लीडिंग हो सकती है। और उसके बाद आता है जॉन्डियस यानी कि यरकान। इसका जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। वो क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक सही नहीं पहुंच पाता। उसके बाद आ जाता है डायग्नोसिस। अब हम देखते हैं कि डीआईसी जो है वो किस तरह से डायग्नोस हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास इसमें सीबीसी टेस्ट आता है। इस टेस्ट में वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन मेजर करते हैं और डीआईसी डायग्नोस हो सकता है। इसके बाद हमारे पास पीटी और एपीटीटी टेस्ट आते हैं। पीटी मीन्स पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन और एपीटीटी मीन्स एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी कहते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है कि क्लॉटिंग को लेज़र करते हैं हमारी बॉडी में कि क्लॉटिंग मैकेनिज़म्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आता है डी डिमर टेस्ट। ये टेस्ट भी क्लॉटिंग से रिलेटेड है। उसके बाद है सीरम फिब्रिनोजिन टेस्ट। ये भी क्लॉटिंग से रिलेटेड है। इसके बाद आता है मेटाबॉलिक पैनल। डीआईसी के लिए हम मेटाबॉलिक पैनल भी करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि किडनी या लीवर में कोई डैमेज तो नहीं हुआ। डैमेज इसलिए होता है क्योंकि माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बाई बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं होता और इसकी वजह से ये डिसफंक्शन में आ जाते हैं। तो ये हमें मेटाबॉलिक पैनल से पता चलेगा। उसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल कंडीशंस, जिसमें हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाते। उसके बाद आता है फेलियर ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, जैसा कि लीवर और किडनी। उसके बाद ब्लीडिंग होती है जीआईटी में। जीआईटी क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से हेमरेज होता है और फिर डेथ हो सकती है। उसके बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग हेमरेज आता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद शॉक्स होते हैं। उसके बाद ARDS होता है, जो कि है एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से ARDS भी होता है। उसके बाद आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें लंग्स में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ये एक सीरियस कंडीशन होती है। इसके बाद आता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें लेग्स में ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसमें क्या होता है, पेन, रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद लास्ट में आती है डेथ। अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर क्लॉटिंग हो रही है तो हम देंगे एंटीकोएगुलेंट देंगे, जो कि है हेपारिन। हेपरिन जो है वो रिड्यूस करता है और प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को। इसमें जो हम पेशेंट को सडन हॉस्पिटलाइजेशन देते हैं, इसमें हम पेशेंट को ICU में रखते हैं, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट। ये मैंने आपको DIC का स्ट्रक्चर दिया है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।